सेक्शन में फोकस करेंगे आज श्रीराम ग्रुप की कंपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश रेवणकर साहब। मैनेजमेंट से हम दिसंबर तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे, साथ ही बजट से क्या उम्मीदें हैं ये भी जानेंगे। इस शेयर पर आपको फंडामेंटल नज़रिया भी शो में आगे देंगे। कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। फिलहाल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वो श्रीराम ग्रुप की कंपनी है जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये देश की दिग्गज एनबीएफसी है। देश भर में 1800 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं कंपनी के। इसके पास करीब 21 लाख ग्राहकों का एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस भी है। रेवणकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत मैं आपकी कंपनी के नतीजों से ही करना चाहूँगा। हमने देखा कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है। कैसा आपका ये क्वार्टर रहा ऑपरेशनली? सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेगमेंट से आपको देखने को मिली? एक क्वार्टर में हमारा डिसबर्समेंट अच्छा ही रहा और Q2 भी हमारा अच्छा था और Q2 टू Q3 भी हमारा ग्रोथ मिलने के लिए मिला क्रेडिट ग्रोथ में। और मुझे लगता है कि हैवी व्हीकल सेगमेंट में अभी ये क्वार्टर का ग्रोथ अच्छा ही रहा। गवर्नमेंट स्पेंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा है और इसका वजह से हैवी कमर्शियल व्हीकल में डिमांड और स्पेशली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डंपर में अच्छा डिमांड आ रहा है और एलसीवी और पैसेंजर व्हीकल में भी अच्छा डिमांड है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट आर डूइंग वेल, सो क्रेडिट डिमांड अच्छा ही रहा। और इस क्वार्टर में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट भी थोड़ा कम हो गया है। 25 पैसा एक एडवांटेज मिला हमको बोरोइंग कॉस्ट में। इसका वजह से हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एक्सपैंड हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एनपीएज हैं वहां पर कुछ बढ़त देखने को मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो आरबीआई ने अभी क्लासिफिकेशन चेंज किया है उसकी वजह से इम्पैक्ट दिखाई दिया है? हाँ, आरबीआई ने अभी एनपीए क्लासिफिकेशन का नया क्लैरिटी दे दिया। उन लोगों ने बोला कि ड्यू डेट में स्टैम्प होना चाहिए एनपीए। किसी का ड्यू डेट 5 तारीख को है, उनको मंथ एंड तक टाइम है पैसे देने के लिए, फिर भी 5 तारीख को उनका एनपीए क्रॉस हो गया तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा इवन इफ ही पेज द अमाउंट। अभी समझिए ड्यू डेट होने के बाद उन्हें पैसा दिया फिर भी वो एनपीए कहला जाएगा अनलेस ही पेज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। वो एक नॉर्म का वजह से थोड़ा एक स्टेज 3 बढ़ गया है। फिर भी मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है। 1 महीने में 2 महीने में एक बार कस्टमर को इसका कम्युनिकेशन जाने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा। ड्यू डेट के पहले ही वो पेमेंट कर देगा और वो एनपीए जाने के लिए नहीं देगा। सो ये इसका वजह से 80 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो गया है हमारा एक स्टेज 3। तो अगले क्वार्टर तक हमको हमारा प्लान ये है कि हर एक कस्टमर को कम्युनिकेशन करके वो थोड़ा नीचे लाना है। वो ये टेक्निकल है, वो टेम्पररी, वो हम मैनेज कर सकते हैं कस्टमर को एक इंटीमेशन करके। करेक्ट रेवणकर साहब, हमने ये भी देखा है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है कंपनी की वो लगातार बेहतर होती जा रही है, सुधरती जा रही है। कौन कौन से सेगमेंट से आपने सबसे ज्यादा रिकवरी आते हुए देखी है? अभी ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स आर डूइंग वेल, एवरी सेगमेंट। स्पेशली अभी इवन पैसेंजर व्हीकल में वीकनेस था पहले, वो भी अभी इम्प्रूव हो गया है। सो एवरी सेगमेंट इज डूइंग वेल। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई एक सेगमेंट लैगिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वी फील दैट नेक्स्ट क्वार्टर अभी Q4 में कलेक्शन और अच्छा रहेगा और हमारा स्टेज 3 और स्टेज 2 अकाउंट में इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। करेक्ट रेवणकर साहब, इस समय फोकस सभी का बजट की तरफ है। मैं आपसे उससे जुड़े भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। इतनी बड़ी एनबीएफसी हैं आप, देश की जाहिर तौर पर पूरी इंडस्ट्री की नब्ज आपके हाथों में है, आप समझते हैं पूरी इंडस्ट्री को। यहाँ पर हमने देखा था कि जो इंडस्ट्री बॉडी थी एसोचैम, उसने कहा था कि एनबीएफसी सेक्टर जो है वो फिलहाल कुछ लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही है, कुछ कमी है शायद वहाँ पर। आप क्या चाहेंगे इस बार कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो एनबीएफसी सेक्टर को
प्रायोरिटी सेक्टर बनाने की तरफ या फिर उसको ग्रोथ देने के लिए, पुश देने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने की जरूरत है सरकार को अब? नहीं, देखिए, लिक्विडिटी चैलेंजेस एनबीएफसी सेगमेंट में वो आते रहता है, स्पेशली स्मॉलर एनबीएफसी के लिए। बैलेंस शीट किसका स्ट्रांग है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको फंड रेज करने चैलेंजेस कम रहता है। लेकिन स्मॉलर एनबीएफसी विद लेसर ट्रैक रिकॉर्ड, उनको फंड रेज करने का चैलेंजेस रहता है। तो हमने ऑलवेज हमारा एक सजेशन रहा है कि रीफाइनेंसिंग एनबीएफसी के लिए रीफाइनेंसिंग एजेंसी होना चाहिए। जैसा एक हाउसिंग फाइनेंस के लिए एनएचबी है, वैसे ही एनबीएफसी के लिए एक रीफाइनेंसिंग ऑप्शन, रीफाइनेंसिंग एजेंसी होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन हमारा था और मेरा ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर उसको ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। और उससे और आगे बढ़ के हमको लगता है कि एमएसएमई सेगमेंट को थोड़ा अलग तरह से देखना चाहिए। कॉर्पोरेट कंपनी, लार्ज कॉर्पोरेट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, और उसको जीएसटी रेट में थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए और इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी मिलना चाहिए। ये हमारा एक रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। इसका वजह से क्या होगा, द स्मॉलर एंटिटीज, वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट कर रहा है, उनको एक मौका मिलेगा। नहीं तो लार्जर कॉर्पोरेट्स विल थ्राइव, बट स्मॉलर एमएसएमई सेगमेंट में चैलेंजेस बहुत आ जाएगा, बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। करेक्ट, एमएसएमई पर फोकस रहना चाहिए, बिल्कुल वही मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था। लेकिन आगे बढ़ते हैं और मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार का फोकस हमेशा एग्रीकल्चर स्पेस पे रहा है, हमने देखा है, क्योंकि एक बड़ा जॉब क्रिएटर है, बहुत ज़्यादा नौकरियां उस स्पेस पे मिलती हैं। किस तरह के एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं इस बार की जो बजट पेश होगा उसमें एग्रीकल्चर स्पेस को पुश देने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है अब? इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूवमेंट और ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक फोकस दिया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी रूरल एरिया में एक प्रॉपर, अभी रोड तो बन गया है हर विलेज में, फिर भी ऐसा बहुत सारा विलेजेस है वहां रोड नेटवर्क अभी भी थोड़ा वीक है, और वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल का और एक एग्रीकल्चरल गुड्स का एक मार्केट का वो अभी भी कमी है। वो मंडी जाना है तो एक लंबा रास्ता उन्हें जाना पड़ता है। वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी, अभी मिल्क में कैसा मिल्क कलेक्शन के लिए केंद्र बनाया है, बहुत सारा मिल्क सेंटर्स आ गया है, डेयरी आ गया है। वैसे ही स्मॉल रूरल एरिया में वो उस तरफ का एक नेटवर्क और एश्योर्ड प्राइसेस, ऑलरेडी एमएसपी प्राइसेस हैव बीन गुड। तो मुझे ख्याल से ये करने से लोगों को एक राहत मिलेगा और एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्टिविटी, और प्रोसेसिंग सेंटर, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स should be very close to the agricultural production area rather than in the long distance, क्योंकि ये इसका वजह से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा और फार्मर का बेनिफिट्स ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि इस बार वित्त मंत्री जी किस तरह का बजट पेश करती हैं और किस तरह न सिर्फ एमडीएससी सेक्टर के लिए बल्कि जैसा आपने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी स्टेप्स जो सामने आएंगे उनका क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेवनकर साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी। उमेश रेवनकर जी बताते हुए यहाँ पर कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और सभी सेगमेंट में वो देख रहे हैं कि ग्रोथ दिखाई दी है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, वहाँ पर उनको ग्रोथ दिखाई दी है। कलेक्शंस उनको उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में और बेहतर होते हुए ही दिखाई देंगे। एनबीएफसी स्पेस को बढ़ावा देने के लिए मदद की उम्मीद सरकार की तरफ से है। देखते हैं कि बजट में किस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। चलिए हम लोग समझेंगे कि इस स्टॉक पर आपको